नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, वेलकम टू अनलॉक होम्योपैथी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किताबों के बारे में। जी हाँ, होम्योपैथिक बुक्स। ये चैनल हमारा न्यू लॉन्च हुआ है। जो लोग पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब फर्स्ट टाइम अगर हम लोग होम्योपैथी में आए हैं तो कौन सी किताबें हमें पढ़ना चाहिए एंड हाउ शुड वी प्रोग्रेस एज फार एज बुक्स आर कंसर्न। ऐसे बहुत सारे लोग है भी जो शौकिया तौर पर होम्योपैथी जानते हैं, लेकिन उनको अगर रेगुलराइज करना है, कॉलेज में तो ऑब्वियसली फिक्स्ड बुक्स रहती है, लेकिन होम्योपैथी अगर आपको शुरुआत से पढ़ना है तो कुछ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ABCD से चालू करते हैं। दोस्तों, हम लोग ने लास्ट सेशंस में देखा था कि होम्योपैथी किसने इजाद किया, क्यों आई होम्योपैथी, हैनेमन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमने देखा। हमने ये भी देखा कि लॉज क्या है, फंडामेंटल लॉज, सिद्धांत क्या है होम्योपैथी में। और आज हम लोग बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने स्कोप और लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी के बारे में देखा, लेकिन ये सब चीज पॉसिबल है। स्कोप और लिमिटेशंस, स्कोप तभी को पॉसिबल है जब भी आप लॉज के ऊपर चले, और लॉज को पढ़ने के लिए, सिद्धांत को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो पुस्तक है या बुक है वो है ऑर्गेनॉन। ये ऑर्गेनॉन एक सेट ऑफ रूल्स है होम्योपैथी का, जो हैनेमन ने अपने एक्सपीरियंस से ये किया है, लिखा हुआ है। और उसके अलग अलग एडिशंस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ एडिशन आखिरी एडिशन है। फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है। तो फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन पूरी तरह से आपको पढ़ना है और सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन भी पढ़ना है। लेकिन ऑर्गेनॉन को पढ़ना ते श्लोक जैसे रहते हैं, यानी अफोरिज्म बोलते हैं हम उसको, एक एक स्टेटमेंट रहता है। तो पढ़ना एक बात है और समझना दूसरी बात है। तो समझने के लिए तो ऑर्गेनॉन को पढ़ना और उसको समझने के लिए एक दूसरी बुक है जिसको बोलते हैं कॉमेंट्री ऑफ ऑर्गेनॉन बाय डॉक्टर BK सरकार। सरकार की बहुत ही फेमस किताब है, हर एक लैंग्वेज में मिलती है, एटलीस्ट इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में तो मिलती ही है। अदर लैंग्वेज ऑल्सो कैन ट्राई। सो कॉमेंट्री ऑफ ऑर्गेनॉन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये जो हैनेमन ने स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब क्या है, किस परिपक्ष में लिखा है, किस सिनारियो में लिखा है, उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये सबसे पहली किताब है जो एक होम्योपैथ को अगर तैयार होना है, बिकॉज दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करना मतलब सिर्फ शक्कर की गोलियां बांटना नहीं होता, सिर्फ वटेमेडी का प्रैक्टिस करना नहीं होता। हम क्यों दे रहे हैं, इससे क्या होगा, हम अपने आप को होम्योपैथी कब तक देंगे, कौन सी पोटेंसी में देंगे, कितना रिपीटेशन करेंगे, कब रुक जाएंगे, और हमने जो ABCD दवा दी उस समय क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और ये अगर दवा नहीं काम की तो नेक्स्ट क्या, ये सब चीज जो है ये ऑर्गेनॉन में पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ऑर्गेनॉन में टाइम स्पेंड करना है। नहीं समझा तो ऑब्वियसली कॉमेंट्री है आपके पास डॉक्टर सरकार की। और भी बहुत सारे लोग हैं। फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी के लिए एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लोज की किताब। क्लोज साहब एक बहुत बड़े विज्ञान के ऑथर थे, होम्योपैथ बने वो, एंड ही हैज रिटन अ वेरी वेरी गुड बुक ऑन फिलॉसफी कॉल्ड एज क्लोज फिलॉसफी। तो जो फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी और ऑर्गेनॉन और साथ में कॉमेंट्री सरकार की, ये तीनों अगर साथ में पढ़े तो बहुत हद तक होम्योपैथी समझ में आती है। फिर समझने के बाद शुरुआत होती है कि भाई टूल्स क्या है होम्योपैथी में। तो टूल्स का मतलब होता है ड्रग्स। तो ड्रग्स के बारे में जाना जाए, तो ड्रग्स के बारे में जाना जाए तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली पुस्तिका है, वो है छोटी सी बुक है जिसका नाम है एलन्स की नोट्स। इसका पूरा नाम है एलन्स की नोट्स विथ नो सोर्स, रिटन बाय डॉक्टर H.C. एलन। बहुत छोटी सी बुक है।
लेकिन कमाल की किताब है, कमाल की किताब। इसका हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा जैसा एक होम्योपैथ इवॉल्व होता है, यानी ए से लेके जेड तक, अगर जेड सबसे बेस्ट होम्योपैथ माना जाएगा, सबसे एडवांस्ड होम्योपैथी माना जाएगा, तो ए वाला जो है वो भी एलन्स की नोट्स पढ़ेगा और जेड वाला है वो भी एलन्स की नोट्स पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने की और समझने का दृष्टिकोण अलग अलग रहेगा, पर्सपेक्टिव अलग अलग रहेगा। तो एलन्स की नोट्स मतलब हर एक जो रेमेडी है उसमें सबसे की नोट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए। जैसे एकोनेट अगर रेमेडी है तो कोई भी बीमारी के अंदर सडननेस रहा, अचानक रहा, कोई भी बीमारी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिम्टम, ब्लीडिंग रहा, डर रहा, बहुत ज्यादा डर वो बीमारी, वो सिम्टम के साथ या वो बीमारी के साथ, तो आप बेझिझक एकोनेट दे देंगे और एकोनेट काम करेगा ही करेगा। अभी मैं एक रूटीन एग्जांपल मैंने देता हूं। हमारे पास एक पेशेंट है, वो कैंसर ऑफ द लिवर के है और उनको पूरा स्प्रेड हो चुका है कैंसर, एंड उनको बहुत ही ज्यादा गलावट आ रही है, इतना हद तक तो उनकी ट्रीटमेंट हार्डली 15 दिन से 20 दिन हो गए स्टार्ट होते हुए। ऑफ कोर्स जब आए थे हमारे पास तो कंटिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर रह रहा था अराउंड 6 मंथ से, और सिर्फ पैरासिटामोल देने से या एलोपैथिक कुछ मेडिसिन देने से वो उतर रहा था, बट गलावट बहुत ज्यादा हो रही थी और फीवर कुछ जा नहीं रहा था, काउंट्स मोरलेस स्टेबल थे। जब हमारे पास आए वो, हमने उनको सल्फर से चालू किया 0/1, 0/2, 0/3, तो फीवर तो बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, लेकिन वीकनेस इतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रही थी। इनिशियली तो उन्होंने खाना पीना भी चालू कर दिया। अब 3 दिन पहले उनका बेटा आके बोला कि बहुत रोने लगा है ना, उनसे आंख से आंसू निकल रहे थे। बेटे क्या, पेशेंट नहीं आया था, बोले बाबूजी ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, और डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, आप वो डर से गए, इतना डर है। मैंने किस चीज का डर? बोले मौत का डर। बस बोले अब तो मुझे मरना है, खाना पीना बंद कर, मुझे कोई बचा नहीं सकता और ये गलावट मुझे मार लेगी, और अब ये बुखार का तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कभी आता है कभी नहीं आता है। देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स, उनके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे नॉर्मल आ गए थे, बट इनको मानना नहीं था। मैंने ठीक है, हमने सल्फर को रोक दिया, 0/3 या 0/4 चालू था तो रोक दिया उसको, एंड 1 दिन के लिए एकोनेट दिया। नेक्स्ट डे बिल्कुल हंस के वो आया, बोला कमाल कर दिया, बोले आज पता नहीं कल पूरा दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, रात को भी नहीं खाना खाया, पर आज बड़े फ्रेश उठे और खुद ही ब्रेकफास्ट मांगने लगे। बोले नहीं नहीं, हमें तो प्रयास करना चाहिए ना। तो यू कैन सी सच ए चेंज। तो ये जो किसको बोलते हैं की नोट्स, तो की नोट्स जो मेन रेमेडीज है होम्योपैथी की, वो अगर रट लिया जाए या उसको आत्मस्मरण कर दिया जाए, आत्मसात किया जाए, तो बहुत हद तक आप पहली सीढ़ी, पहली पंक्ति पार कर चुके हैं। आप एक बेसिक होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लायक है। ऑफ कोर्स इसको काफी टाइम लगता है ये इसको मास्टर करने के लिए। एक बार ये मास्टर हो गई तो दूसरी जो एक मटर रेमेडी का किताब है जिसको हम बोलते हैं केंट्स मटर रेमेडी का। अब ये तो था हर एक रेमेडी का की नोट्स, इसके अंदर विस्तार से रेमेडी नहीं दी गई है, विस्तार रेमेडी के बारे में नहीं बताया है, पॉइंट्स यहां वहां, बट लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब हर एक पॉइंट को ज्यादा समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा केंट्स मटर रेमेडी के अंदर। केंट मटर रेमेडी का एक एक सिम्टम को एग्जाम्पल के साथ देता है और उसको समझाने का प्रयत्न करता है। जैसे हमने कहा था कि ऑर्गेनॉन रूल्स की किताब है और वो रूल्स को समझाया गया है, कॉमेंट्री ऑफ ऑर्गेनॉन बाय सरकार और क्लोज की फिलॉसफी, ये दोनों ने ऑर्गेनॉन को समझाया है कि उसको हम किस तरह से वापरते। उसी तरह से मटर रेमेडी को और डिटेल समझाया गया, एक एक ड्रग को विस्तार से समझाया गया है केंट ने। तो बेसिक ड्रग आपको आगे आ गया, दैट इज एलेंस की नोट्स में एकोनाइट के अंदर ये है, आर्सेनिक के अंदर इतना है, ऑरम मेटालिकम में ये सिम्टम है, बैप्टिशा में ये, सो ऑन एंड सो फोर्थ, A to Z। बट इसके अंदर सभी ड्रग्स नहीं है, जो क्लिनिकली बहुत काम के हैं और वेल प्रूव ड्रग्स है जिसके की नोट्स निकल सकते हैं वही है। तो की नोट्स जो है एलेंस की नोट्स के अंदर तीन टाइप ऑफ फॉन्ट्स है। एक तो है डार्क ब्लैक फॉन्ट्स,
डार्क ब्लैक बोल्ड फॉन्ट्स, जैसे ये दिख रहा है आपको डार्क ब्लैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक फॉन्ट है आइटैलिक्स, ये लेसर इंपॉर्टेंट है, और फिर जनरल फॉन्ट है जो पूरे इसमें चल रहा है। तो जो डार्क ब्लैक फॉन्ट है हम उसको 3 मार्क बोलते हैं, मतलब 3 मार्क वाले सिम्टम तो होने ही चाहिए। मतलब एकोनाइट आप लंबी बीमारी में दे ही नहीं सकते, उसका सडन ऑनसेट होना जरूरी है, सडननेस हैज टू बी देयर, नहीं तो एकोनाइट कैन नॉट बी गिवन। यदि किसी इंसान को पसीना नहीं आ रहा है, पानी की प्यास नहीं लग रही है, लाड़ नहीं टपक रही है, तो आप मर्कसॉल नहीं सोच सकते। मर्कसॉल को सोचने के लिए 3 चीज होना जरूरी है, इसको कीनोट्स बोलते हैं। तो कीनोट्स को समझाना और पूरे ड्रग को समझाने के लिए नेक्स्ट स्टेप इज केंट्स मटेरिया मेडिका। तो ये हुआ एलन्स कीनोट्स एंड केंट्स मटेरिया मेडिका। कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे लोग यूज करते हैं दुबेज मटेरिया मेडिका। दुबेज मटेरिया मेडिका हैज बीन एक्चुअली रिटन बाय डॉक्टर कासिम चिमथानावाला सर। वो गुरु दक्षिणा थी दुबे सर को, बिकॉज दुबे सर के डायरेक्ट शिष्य है कासिम सर जो मेरे फादर है। एंड जब वो जा रहे थे कैलकाटा से, यानी उनका कोर्स खत्म हो गया था, तो दुबे सर हमेशा गुरु को कोई कोई गुरु दक्षिणा दे के जाना पड़ता है। तो ये जो दुबेज मटेरिया मेडिका थी वो सर की, दुबे सर की क्लास में जो वो पढ़ाते थे तो उनकी रिटन नोट्स थी पूरी, वो पूरी नोट्स को कंपाइल किया, फिर कासिम सर ने दिया और फिर उसको पब्लिकेशन किया गया है। सो दुबेज मटेरिया मेडिका इज ऑल्सो वेरी फैंटास्टिक ड्रग, इट्स अ वेरी इजीली फैंटास्टिक बुक, वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल बुक। मेरी तो बहुत प्रिय है वो, बिकॉज हमने तो दुबेज मटेरिया मेडिका से पढ़ा था, एक्चुअली एग्जाम भी थी, और आज भी हम लोग यानी उस बुक से काफी अच्छा अटैचमेंट है, काफी क्लोज अटैचमेंट है। फिर क्लिनिक्स के अंदर अगर आपको बुक यूज करनी है रूटीन के अंदर, वंस यू अंडरस्टूड द कीनोट्स, फिर आपने अंडरस्टूड द ड्रग्स, नेक्स्ट इज क्लिनिकल बुक्स। तो क्लिनिकल के अंदर वी यूज बोरिक्स मटेरिया मेडिका, सबसे कॉमनली यूज्ड ये किताब है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इसके अंदर सभी ड्रग्स दे दिए, जितनी भी एटलीस्ट होम्योपैथी के अंदर आज की ड्रग्स होगी, मैक्सिमम 95% तो ड्रग्स इसके अंदर अवेलेबल है। बहुत सारी ड्रग्स का वो उसने विवरण नहीं दिया है, उसका डिटेलिंग नहीं किया, बट मेंशन तो किया है। थोड़ा बहुत एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मेंशन किया है, थोड़ा बहुत होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके डोजेज चैप्टर पे मत जाना, बिकॉज उसका लास्ट के अंदर डोजेज दिया है वो ठीक नहीं है, वो ऑथर ने भी कबूल किया है। अब दोस्तों आप कोई भी किताबें पढ़ो, चाहे वो एलन कीनोट्स क्यों ना हो, या कमेंट्री ऑफ ऑर्गन बाय सरकार क्यों ना हो, या बोरिक्स मटेरिया मेडिका, जो भी किताब, सबसे पहला पढ़ने का है वो है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड से क्या पता चलता है, जो ऑथर ने जिस नियत से किताब लिखी है और जिस नियत से वो क्या समझाना चाहता है अपनी किताब से, वो फॉरवर्ड में पता चलता है। यदि आपने फॉरवर्ड छोड़ के बाकी प्रीफेस, नॉट फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड इज रिटन बाय समवन, प्रीफेस, अगर आपने प्रीफेस नहीं पढ़ा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ऑथर्स पर्सपेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस बुक, एनी बुक। तो पहले प्रीफेस पढ़ना चाहिए, उसको टाइम लो और पहले उसको समझो एंड बाद में किताब पढ़ो। सो ये है बोरिक्स मटेरिया मेडिका। बोरिक्स मटेरिया मेडिका के अंदर आपको बराबर सीरियल वाइज सब चीज दिया जाता है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद माइंड आता है, अगर माइंड वो चैप्टर में यानी रेमेडी में है तो, देन हेड, फेस, आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट, चेस्ट एंड abdomen, स्टूल्स, यूरिन, मतलब ब्लैडर, एंड ऐसा करते करते पूरा लास्ट तक स्लीप, जनरलिटीज, वो सब आता है। फिर वो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज लास्ट में देता है कि भाई सीपिया अगर ड्रग है तो सीपिया का रिलेशन किसके साथ, नक्सोमिका के साथ है, इनिमिकल कैसा है, एक दूसरे को तोड़, एंटीडोटल कौन सा है, ये सब भी देता है वो। और उसके आखिरी में वो स्पेशल नोट्स भी देता है। और उसके रिलेशनशिप के अंदर फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम है या एकोनाइट है, तो एकोनाइट नपेलियस मेन रेमेडी है, तो उसके अंदर साथ में वो एकोनाइट फेरोक्स भी दे देगा, एकोनाइट लाइकोपोस क्या है, एकोनाइट के भी दूसरे जो और ड्रग्स है वो भी दे देगा, छोटे छोटे 2-2-3 लाइन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये हुआ बोरिक्स मटेरिया मेडिका। देन और भी बहुत सारी मटेरिया मेडिकाज है, आप
रेफरेंस कर सकते हैं एंड यू कैन ऐड ऑल दोस सिम्टम, एक्स्ट्रा अगर कोई सिम्टम मिला आपको तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास दो सब्जेक्ट की किताबें हो गई, फर्स्ट इज ऑर्गेनॉन एंड फिलॉसफी, सेकेंड इज मटेरिया मेडिका। अब क्या होता है कि मैंने केस लिया तो बहुत सारे सिम्टम्स आए। अब वो पूरे सिम्टम्स आएंगे तो मैं किस तरह से रेमेडी सिलेक्ट करूंगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वो सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर भाषा में कन्वर्ट करते हैं। उस भाषा का नाम है रेपर्टराइजेशन। तो एक सिम्टम को जब रेपर्टराइज करना है तो बन जाता है रूब्रिक। वही सिम्टम को हम रूब्रिक कहते हैं बट हमारी भाषा में, और वो रूब्रिक का कलेक्शन होता है और कलेक्शन के बाद हम लोग वो उसमें से ड्रग्स निकलती है। तो एक रेपर्टरी करके एक अलग किताब है जो एक्चुअली डिक्शनरी है सभी सिम्टम्स की, और हर एक सिम्टम के लिए जितने होम्योपैथिक में ड्रग्स है वो सिम्टम के लिए, फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग नोज फ्रॉम, तो कम से कम 30-40 रेमेडीज आ जाएगी। वैकोनेट भी हो सकता है, मेलिलोटस भी हो सकता है, मिलीफोलियम भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है। फिर उसके सब रूब्रिक्स आएंगे। ब्लीडिंग नोज फ्रॉम आफ्टरनून ओनली, ब्लीडिंग नोज फ्रॉम मॉर्निंग, ब्लीडिंग नोज फ्रॉम इंजुरी, ब्लीडिंग नोज फ्रॉम फीवर ड्यूरिंग, ब्लीडिंग नोज फ्रॉम मेंसेस ड्यूरिंग। तो फिर आपको देखना है, अच्छा ब्लीडिंग अपने नाक से खून तो जा रहा है, कब हो रहा है, तो जब भी बुखार आता है ना तब, तो ब्लीडिंग नोज एंड फीवर ड्यूरिंग ABCD ड्रग, आप वो ड्रग दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी थी, हैनिमैन के जमाने में था ही नहीं है, बट धीरे धीरे हैनिमैन ने खुद पहली रेपर्टरी लिखी, लेकिन खुद की रेपर्टरी वो नहीं यूज कर पाए बिकॉज वो इतनी मोटी रेपर्टरी थी, बहुत ही, उसका नाम भी बहुत बड़ा है, फ्रैगमेंटा डिवर्बिस मेडिकामेंटोरियम पॉजिटिविस, मेरे को तो इतना याद है, और भी लंबा नाम है। तो वो नहीं, तो यार ने एक उस टाइम पे लिखा था रेपर्टरी, उसके बाद बोनिंगहाउसन ने रेपर्टरी लिखी। तो डॉक्टर बोनिंगहाउसन की रेपर्टरी सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, सबसे प्राचीन है यूजेबल रेपर्टरी के अंदर। रेपर्टरी से बहुत सारे जनरल लिखी है, तो बोनिंगहाउसन ने एक रेपर्टरी लिखी है। लेकिन बोनिंगहाउसन के बाद एक और शख्स आए, उनका नाम था केंट। तो केंट ने मटेरिया मेडिका भी लिखी और केंट ने रेपर्टरी भी लिखी। हम लोग हमारे क्लिनिक में केंट की रेपर्टरी एंड केंट की मटेरिया मेडिका यूज करते हैं। तो केंट की रेपर्टरी जो है, अगर उसकी फिलॉसफी है कि वो इन्हें माइंड से चालू करते हैं, फिर पूरे एक ऑर्गन्स के से वो ये, और हर एक सिस्टम में सिम्टम्स और उस सिम्टम्स के अंदर उसके सब रूब्रिक्स। तो ये था रेपर्टरी। दोस्तों ये 3-4 किताबें भी अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत हद तक आप होम्योपैथी में, आपको बहुत फेयर आइडिया आ जाएगी कि होम्योपैथी क्या चीज है, एंड स्लोली एंड स्टेडीली यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रॉब्लम्स आए तो उसको लिख लेना चाहिए, फिर डिस्कस करना चाहिए, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली अब इसमें से क्या यूज करना है आपको आइडिया आएगा। तो मैंने जो बुक्स बताई है वो एक जिस्ट बताई है। अब हमने इसमें से हमारे इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया ने एक बहुत, अब केस टेकिंग फॉर एग्जांपल बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनारो हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि किस तरह से केस पूछना, मालूम है कि केस लेना, लेकिन होम्योपैथिक केस कैसे लेना। तो हम लोग ने किताबें बनाई हैं जो Amazon पे अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618 या डायरेक्टली Amazon या फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक किताब बनाई है, ये टेक्स्ट बुक ऑफ माइज्म। ये माइज्म जो कंसेप्ट है ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप वाज रूल्स था, सेकेंड स्टेप इज हैनिमैन एक्चुअली मरते मरते बोलते गए कि अगर आपको होम्योपैथ सही में बनना है तो आप ये कंसेप्ट ऑफ माइज्म आपको पता चलना चाहिए, आपको माइज्म के सिद्धांत पे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो क्या माइज्म है, क्या चीज, इसको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डॉक्टर कासिम चिमथानावाला ने पब्लिश की थी ये बुक, जिसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ माइज्म।
सेकंड जो किताब है वो था होम्योपैथिक केस टेकिंग एंड मैनेजमेंट। किस तरह से केस लेना चाहिए। अगर आप आगे आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हमारा, तो नेक्स्ट वीडियो में केस टेकिंग पे ही लेने वाला हूं। तो प्लीज कीप फॉलोइंग आवर चैनल फॉर मोर। तो केस टेकिंग एंड मैनेजमेंट पे बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन एक अच्छा गाइडलाइन देती है। आप एक अच्छा होम्योपैथिक केस ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करने का, सिर्फ पढ़ के पूछना है, पूछ के फिर आगे किस तरह से फॉलो करेंगे, ये सब इसमें दिया गया है। हमने एक किताब बनाई है जिसका नाम है नोसोड्स मल्टीपॉलिक्रस मिसाइल्स। ये मटेरिया मेडिका की बहुत अच्छी किताब है, सॉरी, छोटी सी है, लेकिन नोसोड्स ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी फुल लेंथ लेक्चर्स होंगे। तो जब हम आएंगे तब नोसोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड और दो किताबें हैं, स्किन मिरर ऑफ सिक इकोनॉमी एंड सिद्धि। सिद्धि हमारी प्रूविंग्स की है। और विस्तार न जाते हुए दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग रोशनी डालेंगे केस टेकिंग, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक होम्योपैथ के लिए, चाहे वो स्टार्ट करता हो या एंड करता हो। बिकॉज अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड, ऐसा डॉक्टर जयंत कांजीलाल साहब ने कहा था। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।